हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। सो ये हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 4 पार्ट बी है। सो पार्ट ए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो पार्ट बी में हमारा लीडरशिप स्टाइल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये थोड़ा काफ़ी इजी है एंड ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो इसमें हम यूनिट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, 2 एंड 3 भी, एंड फोर्थ का हम ये जो सोशियोलॉजिकल इश्यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस है, जिसमें हम ग्रुप प्रोसेस एंड टीम कोहेसिवनेस की बात कर रहे थे, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है लीडरशिप स्टाइल, इसमें उसकी क्या क्या पर्सनालिटीज होती है एक लीडर की, कोच की क्या लीडरशिप स्टाइल्स होती है, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड नॉइस क्या होती है कम्युनिकेशन में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीम। तो ये सारी चीज़ें हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। सो पार्ट ए हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो पार्ट बी में हम देखते हैं कि मेजर लीडरशिप स्टाइल्स इन स्पोर्ट्स क्या क्या होती है। सो आप इसको एक ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे ऑटोक्रेटिव, डेमोक्रेटिव, ट्रांजैक्शनल, ऐसे करके पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन आप पर्टिकुलरली एक एक लीडरशिप को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली लीडरशिप होती है दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी है, the coach makes all decisions independently and expect athletes to follow the instruction without input। इसमें क्या होता है, जो कोच होता है वो सारे डिसीजंस खुद से लेता है एंड वो एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी एथलीट्स हैं वो सारे के सारे उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें बिना कुछ पूछे जाचे। तो इसका फीचर्स क्या क्या होता है, देन की स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कि एक बहुत कड़ा अनुशासन रहता है, क्लियर रूल्स एंड स्ट्रक्चर, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं को फॉलो करना है। देन मिनिमल एथलीट इनपुट, मतलब एथलीट्स के सजेशंस को वेलकम नहीं किया जाता है। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, एक इफेक्टिव इन क्राइसिस और विदाउट अनस्किल्ड इन एक्सपीरियंस प्लेयर, कि जो क्राइसिस होते हैं जब, तो कोई अनस्किल्ड या फिर किसी प्लेयर को एक्सपीरियंस नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज कोच उनको एक गाइडलाइंस देगा, उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। देन फास्ट डिसीजन मेकिंग, जल्दी से हम डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज वो वन वे कम्युनिकेशन होता है। देन उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसमें क्या होता है कि वो एक एथलीट की ऑटोनॉमी एंड मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी को कम कर देता है, कि वो खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, अ रेसलिंग कोच चूजेस ट्रेनिंग रूटीन्स एंड मैच स्ट्रेटजीज विथ नो एथलीट फीडबैक, कि रेसलिंग कोच है जिसने ट्रेनिंग रूटीन को बनाया है एंड उसने मैच की स्ट्रेटजीज को भी सोचा है कि कैसे क्या फॉलो करनी है, और एथलीट का कोई भी फीडबैक नहीं लिया है। सो ये हो गया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देन आता है ये कुछ कुछ स्टाइल्स है, जैसे लीडरशिप स्टाइल्स, कैसे लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक ऐसे होते हैं। देन आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो कोच का इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता है, वो इनकरेज करता है कि खुद से प्लेयर डिसीजन ले। सो द कोच इन्वॉल्व एथलीट्स इन डिसीजन मेकिंग, इनकरेजेस डिस्कशन एंड वैल्यूज देयर ओपिनियन। वो वैल्यू करता है एक प्लेयर्स के डिसीजंस को, इनकरेज करता है कि वो खुद से डिसीजंस ले एंड क्या उनके ओपिनियंस है। तो उसमें लोकतंत्र की बात करते हैं, ताकि जहाँ पे सबके सारे प्लेयर सहभागी बने उस डिसीजन में। देन इसके फीचर्स क्या है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोग आपस में साझेदारी से जिम्मेदारियों को शेयर करें। देन ओपन कम्युनिकेशन, खुला संवाद, जहाँ पे सब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। देन एथलीट एम्पावरमेंट, खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए, इसमें कि हर एथलीट को अच्छा लगेगा कि हाँ उनकी ओपिनियंस को, उनके डिसीजंस को वैल्यू किया जा रहा है। देन आता है एडवांटेजेस, इंक्रीज टीम ओनरशिप एंड मोरल, टीम की ओनरशिप बढ़ाता है इंडिविजुअल प्लेयर की, एंड उनका मोरल भी बढ़ाता है। देन आता है बिल्ड ट्रस्ट एंड कोहेजन, एकजुटता एंड उनके आपस के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करता है। देन उसके डिसएडवांटेज, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो अब सबकी हम राय लेंगे तो डिसीजन मेकिंग हमारी स्लो हो जाएगी। मे बी इफेक्टिव इन अर्जेंट और हाई प्रेशर सिचुएशन, कि अगर बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशन है तो वहाँ पे लेस इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमें जल्दी डिसीजन देना है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन तो हम सबके ओपिनियंस नहीं ले सकते, तो वहाँ पे ये लेस इफेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल, अ बास्केटबॉल कोच आस्क द टीम टू वोट ऑन कैप्टन्स एंड प्रोवाइड इनपुट्स ऑन टैक्टिक्स। यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोच है, उसने टीम से पूछा कि वोट करो कैप्टन को कि क्या क्या इनपुट में टेक्निक्स को
यूज करना है। सो ये हो गया डेमोक्रेटिक, जहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स का भी ओपिनियन को मायने रखा जाता है। सो हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखनी है, देन उसके फीचर्स देने हैं, देन एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस देना है। तो सबसे पहली थी हमारी ऑटोक्रेटिक, फिर थी हमारी डेमोक्रेटिक। देन आता है लेजीज फेयर, इसको कहते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप, स्वतंत्र प्रतिनिधि नेतृत्व। सो इसमें कहता है कोच प्रोवाइड्स मिनिमल डायरेक्शन अलाउइंग एथलीट्स टू टेक द लीड इन डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है, जो कोच होता है बहुत ही कम डायरेक्शन देता है और वो अलाउ करता है एथलीट्स को कि वो मेजर डिसीजन ले सके एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। अब डेमोक्रेटिक में क्या था कि लोगों सबके ओपिनियंस को मायने रखा जा रहा था यहाँ और वहाँ पे, बट कोच ही डिसीजन ले रहा था। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक में क्या था कि कोच बहुत कम ही डायरेक्शन दे रहा है, वो खुद से चाह रहा है कि खुद ही प्लेयर अपने डिसीजंस ले एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे। इसके फीचर्स क्या है कि हाई एथलीट ऑटोनॉमी, खिलाड़ियों की उच्च स्वतंत्रता, जहाँ पे एथलीट्स को खुद ऑटोनॉमी है कि वो खुद से डिसीजंस ले सके हाई लेवल की। मिनिमल इंटरफेरेंस, मतलब बहुत ही कम हस्तक्षेप है, जहाँ पे बहुत ही कम इंटरफेरेंस है कोच का। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो प्रमोट लीडरशिप डेवलपमेंट्स, इसमें एथलीट्स की लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। देन इनकरेजेस सेल्फ रेगुलेशन एंड इनोवेशन, इनकरेज करता है कि खुद से काम करें एंड नई नई क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को भी प्रोत्साहित करता है। देन आता है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन और लैक ऑफ फोकस इफ नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड। इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लैक ऑफ फोकस क्रिएट हो सकता है अगर वो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो। मे बी इनइफेक्टिव विथ इन एक्सपीरियंस टीम, ये इनइफेक्टिव भी हो सकता है जब टीम में एक्सपीरियंस की कमी हो। एग्जाम्पल, एन एलीट लेवल टेनिस कोच अलाउज अ सीनियर प्लेयर टू डिजाइन देयर ट्रेनिंग एंड अ रिकवरी प्लान। एक एलीट लेवल ऑफ एलीट लेवल की जो ट्रेनिंग कोच है, टेनिस कोच है, वो अलाउ कर रहे हैं कि सीनियर प्लेयर को कि वो खुद से डिजाइन कर ले अपना ट्रेनिंग प्लान एंड रिकवरी प्लान, बिकॉज वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। देन आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, द कोच एक्ट एज अ रोल मॉडल एंड अ मोटिवेटर, इंस्पायरिंग एथलीट्स बाय क्रिएटिंग अ शेयर्ड विजन एंड फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट। क्या होता है यहाँ पे, जो कोच होता है वो एक रोल मॉडल या फिर एक मोटिवेटर के जैसे काम करता है, जहाँ पे वो इंस्पायर करता है एथलीट्स को, ताकि ऐसा ऐसा विजन क्रिएट करना जहाँ पे उनका मेन फोकस हो डेवलपमेंट, विकास। सो फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या है, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन होता है, मतलब उनको मोटिवेट करता है, प्रेरणादायक होता है। देन इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, मतलब व्यक्तिगत देखभाल। देन आता है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, आदर्श प्रभाव, कि वो आइडियलाइज्ड है कि हाँ मुझे इनके जैसे ही करना है ना, वो उनसे इन्फ्लुएंस होता है। देन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बौद्धिक उत्तेजन, जहाँ पे उनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको सिमिलरली परफॉर्म करना। तो ये इसके फीचर्स हो गए कि हम अपने कोच को देख के कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनकी आइडियाज हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें कर रहे हैं जो कि हमें फॉलो करनी है, उसके बारे में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बात करती है। देन इसके एडवांटेजेस हैं कि वो एक इन्हांस एथलीट सेटिस्फैक्शन, एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस, वो किसी एथलीट का सेटिस्फैक्शन, एफर्ट और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, आपस में अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करता है कोच एंड एथलीट के बीच में। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड a स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। ये इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस होना इंपॉर्टेंट है एंड आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना भी ज़रूरी है। देन मे बी हार्ड टू अप्लाई कंसिस्टेंटली विथ लार्ज टीम, और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी टीम्स होती है वहाँ पे इजीली अप्लाई करना। एंड इसके एग्जाम्पल क्या है कि अ रग्बी कोच मोटिवेट्स प्लेयर विद अ विजन ड्रिवन गोल्स एंड पर्सनल मेंटरशिप एंड इमोशनल सपोर्ट। एक जो रग्बी का कोच है वो प्लेयर को मोटिवेट कर रहा है कि एक जो जो उसका विजन है वो गोल के टुवर्ड्स होना चाहिए, एंड उनको वो धीरे धीरे पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड उनको इमोशनल सपोर्ट भी वो कोच प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। देन आता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। तो हमने अभी तक कितने लीडरशिप्स पढ़ लिए हैं, 5। तो सबसे पहला हमारा था ऑटोक्रेटिक, देन डेमोक्रेटिक,
तो ये आ गया हमारा, सॉरी, ऑटोक्रेटिक। देन हमारा आ जाता है ये डेमोक्रेटिक। देन ये हमारा आ जाता है लेजीज फेयर। देन हमारा ये आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड लास्ट इज ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, लेन देन आधारित नेतृत्व, लीडरशिप बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, एथलीट्स आर रिवॉर्डेड फॉर द कंप्लायंस एंड penalized फॉर द नॉन कंप्लायंस। तो जो लीडरशिप कैसे बेस्ड होती है, जहाँ पे अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको पनिशमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, सो इसके फीचर्स क्या है, क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, की क्लियरली स्पेसिफाइड है कि क्या आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हमने क्या एक्सपेक्ट किया है। देन उसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जैसे कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एंड फोकस करते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है, ये होता है ट्रांजेक्शनल। देन इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इफेक्टिव फॉर शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। देन वर्क्स वेल इन स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, ये अच्छी तरीके से कब काम करता है, जब आपका जो आपने जो भी प्लान किया है वो स्ट्रक्चर्ड हो, एक सही ढंग से फॉर्मुलेटेड हो। देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, लैक्स लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। अब देखो, जब इसका एडवांटेज ही शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या हो गया कि लैक ऑफ लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट। फिर है कैन रिड्यूस इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे एंड पनिशमेंट, इन सब एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है स्पोर्ट्स रिलेटेड, अ ट्रैक कोच गिव्स बोनस पॉइंट्स फॉर द पर्सनल बेस्ट एंड द बेंच टाइम फॉर मिस्ड ट्रेनिंग सेशन। सो अगर वो कोई भी ट्रेनिंग सेशन मिस कर रहा है तो उसको बेंच टाइम दे रहा है, एंड अगर वो अपना पर्सनल बेस्ट बीट कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे रहा है। सो ये हो गया ट्रांजैक्शनल, जिसको हम लेन देन नेतृत्व भी बोलते हैं। देन आता है की पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव स्पोर्ट्स कोचेस, कि प्रभावी खेल कोचों के प्रमुख व्यक्तिगत लक्षण क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो बिलीव इन वंस एबिलिटी एंड डिसीजन, जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि एक इंसान ने, उसके पास एबिलिटी है सही डिसीजन लेने की। अब इसका कोचिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इंस्पायर कर रहा है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, एंड रिस्पेक्ट गेन कर रहा है एथलीट से, हेल्प इन मेकिंग डिसीजन हाई प्रेशर डिसीजन। ये हेल्प करता है कि आप सही डिसीजन लें, एंड हाई प्रेशर में भी आप अच्छा और सही डिसीजन लेते हैं। देन इनकरेज एथलीट्स टू परफॉर्म विथ सेल्फ अश्योरेंस, कि इनकरेज करता है एथलीट्स को कि वो अच्छा परफॉर्म करे और खुद पे रिलाई करे। तो ये हो गया फर्स्ट, कॉन्फिडेंस। देन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अगर एक कोच के क्या क्या ट्रेट होंगे कि अगर वो इफेक्टिव कोच बनता है इन अ स्पोर्ट्स। सो इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एंड दोस ऑफ अदर्स। सो इसमें क्या होता है कि जो इसकी एबिलिटी होती है कि वो खुद से रिकॉग्नाइज कर पाता है, समझ पाता है, और वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है, एंड दूसरों के भी। सो इसके कंपोनेंट्स क्या है कि सेल्फ अवेयरनेस, वो खुद के बारे में जागरूक है, रिकॉग्नाइजेस पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उसको पता है क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन, वो कंट्रोल कर लेता है अपने इम्पल्सेस को, और वो कंपोज रहता है, मतलब काम एंड कंपोज रहता है, और जो उसके बिहेवियर है उनको, वो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल करता है। देन आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपके पैशन को और ड्राइव को मेंटेन रखता है। देन आता है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब होता है वो एथलीट के इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव को समझता है। देन आता है सोशल स्किल, वो बिल्ड करता है एक अच्छी रिलेशनशिप बिटवीन एथलीट एंड स्टाफ। ये सब बातें हम एक अच्छे कोच की बात कर रहे हैं कि क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला था कॉन्फिडेंस, देन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक सीक्वेंस में ही लिखें, बट हम इसको अलग अलग सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं। देन आता है इम्पैक्ट ऑन कोचिंग, क्या क्या इम्पैक्ट इसकी कोचिंग में होगा। इन्हांस कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब जो आपस में कम्युनिकेशन गैप है उन सबको कवर अप करता है, और उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप करता है, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उनको सॉल्व करता है। क्रिएट्स अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव टीम इन्वायरमेंट, आपस में एक अच्छा पॉजिटिव और सपोर्टिव टीम इन्वायरमेंट भी
प्रोवाइड करवाता है। देन रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, और जो भी सेटबैक्स होते हैं उनको वापस कम बैक करना। सो रेजिलियंस मतलब होता है सहन शक्ति, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स एंड रिमेन फोकस अंडर द प्रेशर। अंडर द प्रेशर भी वो अच्छे से फोकस्ड रहे और परफॉर्म कर पाए और सेटबैक से वापस कम बैक कर सके। कोचिंग में क्या इम्पैक्ट है? हेल्प्स इन मैनेजिंग लॉसेस, इंजरीज एंड परफॉर्मेंस स्लम्प्स। मतलब अगर किसी को कोई हार गया है तो उनको बताना कि कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम एंड आप दोबारा से इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, और उनको वापस कम बैक करने में हेल्प करना, या फिर कुछ सर्टेन पॉइंट से पीछे है तो उनको मोटिवेट करना, दैट इज रेजिलियंस। अगर कोई प्लेयर इंजरी हो जाती है एंड उसको वापस कम बैक कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजिलियंस। मॉडल मेंटल टफनेस फॉर एथलीट्स, कि वो एज अ मॉडल रहता है कि ताकि एथलीट्स का मेंटल टफनेस बना रहे। तो आता है अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी होती है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो जो भी प्लान में या ट्रेनिंग में चेंजेस नीडेड है तो उनको फ्लेक्सिबल होके एडजस्ट कर पाए उन स्ट्रैटेजीज को, और जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को फॉलो करे। सो ये हो गया अडेप्टेबिलिटी। देन इसका इम्पैक्ट है कोचिंग में कि अलाउज फॉर टैक्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग कंपटीशन, की अलाउ करता है कि कुछ भी सडन चेंजेस हैं या टैक्टिकल चेंजेस हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन, अकॉर्डिंग कि क्या उस मैच की या कंपटीशन की नीड है। देन आता है हेल्प्स इन वर्किंग विद डाइवर्स एथलीट, वो हेल्प करता है कि जो अलग अलग टाइप के एथलीट्स हैं उनके साथ काम करने में, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज हैं, किसी किसी प्लेयर की अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो उनको मैच करना, तो ये सब काम किसका जाता है? अडेप्टेबिलिटी का। देन आता है पैशन एंड enthusiasm, अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड एक्साइटमेंट फॉर द कोचिंग एंड फॉर द स्पोर्ट्स। पैशन एंड enthusiasm मतलब हो जाएगा कि वो जो कोच है वो अपने काम के टुवर्ड्स बहुत डेडिकेटेड है और कमिटेड है, और वो एक्साइटेड है अपनी स्पोर्ट्स कोचिंग को लेके। अब इसका इम्पैक्ट कोचिंग से क्या होगा कि वो एथलीट्स को मोटिवेट करेगा, एंगेज रखेगा एंड अच्छा काम करेगा। देन आता है इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, इसमें होता है कंसिस्टेंसी इन वैल्यूज, ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। इसमें वो अपने फॉलो करेगा कि उस अपनी वैल्यूज को फॉलो करेगा, ऑनेस्टी मतलब सच्चाई रखेगा, और अपने एथिकल बिहेवियर को भी वो फॉलो करेगा। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कोचिंग पे? सो बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट विद एथलीट्स, उसको लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एथलीट का बिल्डअप करने में कन्वीनियंट रहेगा, एंड सेट अप मॉरल स्टैंडर्ड फॉर द टीम, एक टीम का मॉरल स्टैंडर्ड भी सेट करेगा। सो बेसिकली जो भी हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हमको उसको अपने कोचिंग करियर से ही लिंक अप करना है। देन आता है असर्टिवनेस, असर्टिवनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एंड फर्मली विदाउट बीइंग अग्रेसिव। आपकी आपको अपने प्लेयर्स को कम्युनिकेट करना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है साफ साफ, एंड आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है और इजीली उन चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। अब इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग की बात करेंगे, कोचिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो इंश्योर करता है डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर को, कि वो सब लोग अच्छे से रहें, डिसिप्लिन रहें। सेकेंड बात करता है हेल्प्स इन इनकरेजिंग रूल्स वाइल मेंटेनिंग रिस्पेक्ट, कि वो इनकरेज करते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इन्फोर्स करे एंड मेंटेन रखे आपस में रिस्पेक्ट। देन विजनरी एंड थिंकिंग, विजनरी मीन्स होता है कि अ एबिलिटी टू सेट अ लॉन्ग टर्म गोल्स, इंस्पायर अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स देम। तो ये एबिलिटी होती है कोच की कि वो लॉन्ग टर्म गोल को सेट करे और सारे एथलीट को बोले कि ये हमारा गोल है, इसके टुवर्ड्स हमें काम करना है। तो वो इंस्पायर करता है सबको। इम्पैक्ट ऑफ कोचिंग की बात करें तो प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस फॉर दी टीम, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एंड पर्पस टीम को प्रोवाइड करता है कि हमें क्यों ये सब काम करना है। देन आता है हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एथलीट्स डेवलपमेंट, हेल्प करता है कि जो भी हम स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं और एथलीट के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, बिकॉज हम ट्रेनिंग ही उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हमारा गोल है। देन हमने ये कोच के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं वो पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज लीडरशिप स्टाइल ग्रिड, कि लीडरशिप स्टाइल ग्रिड क्या होता है। सो एक यहाँ पे मैंने डायग्राम है मेंशन्ड है, इसको मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि ये लो से हाई है एंड देन लो से हाई है। यहाँ पे कंसर्न फॉर रिजल्ट्स है एंड कंसर्न फॉर पीपल। सो जो यहाँ पे लो लो वाला पार्ट है
दैट इज एम्पावरशेड, ठीक है। देन यहाँ से लो टू हाई की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूस टू पैरिश की पैरिश की बात कर रहे हैं। सो ऐसे करके ये पूरा बॉक्स बना है चारों चीजों का। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन अच्छे से डिटेल में करती हूँ। तो जो सबसे पहला है इम्प्रोवाइज शेड, दैट इज लो टास्क एंड लो पीपल, दैट इज फर्स्ट वन, ये वाला। इसमें कंसर्न फॉर पीपल भी लो है एंड कंसर्न फॉर रिजल्ट भी लो है। तो इसमें क्या होता है, द पैसिव कोच, इसमें क्या होता है, कोचिंग जो कोच होता है वो एज अ पैसिव काम करता है। इसका ट्रेट क्या होता है कि मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन कोचिंग एंड लिटिल एम्फेसिस ऑन रिजल्ट्स और एथलीट। इसमें ना उसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कोचिंग में और ना ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट या फिर एम्फेसिस होता है कि हम एक अच्छा रिजल्ट लेके आए किसके लिए, एथलीट के डेवलपमेंट में। और वो डिसीजन मेकिंग भी अवॉइड करता है कि ज्यादातर वो डिसीजन लेना नहीं चाहता। तो इसमें लो टास्क एंड लो पीपल की बात करिए, ये दोनों चीजें क्या है यहाँ पे, लो। अब ये काम कब करता है, ये रेयरली इफेक्टिव में अप्लाई ओनली टू द हाईली सफिशिएंट टीम्स। ये कब काम करता है, जब आपकी टीम ऑलरेडी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और उनको गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो ये हो गया इम्प्रोवाइज शेड। इसमें क्या होता है कि टीम को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर उनको अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो अगर कोई डायरेक्शन नहीं है कुछ नहीं, तो माइट भी कभी कभी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते एंड वो लो अकाउंटेबल होते हैं बिकॉज उनको कोई अकाउंटेबिलिटी किसी ने दी नहीं होती है। देन आता है अथॉरिटी कंप्लायंस। यहाँ पे टास्क हाई होता है, लो पीपल होता है, जिसमें हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। सो लो पीपल इसमें कौन सा है, लो पीपल ये यहाँ पे, एंड हाई रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे प्रोड्यूस और पेरिश की बात कर रहे हैं। सो प्रोड्यूस और पेरिश कौन सा है, ये अथॉरिटी कंप्लायंस, जहाँ पे स्ट्रिक्ट होता है, रिजल्ट ड्रिवन होता है, कंट्रोल्ड होता है, जहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होते हैं, हमको रिजल्ट चाहिए होता है एंड हमें उसमें कोच का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। अब ये फोकस करता है ड्रिल्स, डिसिप्लिन और विनिंग एट ऑल द कॉस्ट। उसका मेन फोकस है कि डिसिप्लिन रहे, ड्रिल्स करें एंड उनका मेन फोकस है कि वो किसी भी हालत में उस चीज़ को जीते। देन इमोशनल कनेक्शन, कम से कम इमोशनल कनेक्शन होता है विद एथलीट्स, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप है, वो जो बोल रहे हैं वही हमको करना है। देन ये काम कब करता है, ये काम जब करता है जब शॉर्ट टर्म क्राइसिस सिचुएशन होती है, क्रिटिकल मैच में डिसीजन लेना होता है और हमें उसी चीज़ को फॉलो करना है, तो ये शॉर्ट टर्म की बात करता है। टीम नीडिंग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, अनडिसिप्लिन प्लेयर, जहाँ पे बहुत ही अनडिसिप्लिन प्लेयर होते हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो वहाँ पे इस टाइप का स्टाइल फॉलो करते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा टाइट एकदम डिक्टेटरशिप टाइप का कोच होता है, जो कि टीम्स की जो नीड है स्ट्रक्चर को अच्छे से फॉलो कर सके। अब इसका रिस्क की हम बात करें तो रिस्क क्या है कि एथलीट में फील अंडर वैल्यूएड लीडिंग टू बर्नआउट और रिसेंटमेंट। मतलब यहाँ पे जो एथलीट होता है वो अंडर वैल्यूड, मतलब उसको ज़्यादा वैल्यूड फील नहीं होगा और वो बर्नआउट फील करे, जिससे वो बर्नआउट फील करने लग जाएगा। सो ये हो गया हमारा ये वाला प्रोड्यूस और पैरिश, जिसमें हम अथॉरिटी कंप्लायंस की बात करते हैं। इसमें हाई टास्क होता है, लो पीपल होता है। देन थर्ड हमारा आता है कंट्री क्लब, जिसमें लो टास्क एंड हाई पीपल होता है। सो लो टास्क हमारा कौन सा है, ये हमारा लो टास्क एंड हाई पीपल हो गया, दैट इज कंट्री क्लब, ठीक है। सो कंट्री क्लब में क्या होता है कि सब लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। सो हाईली सपोर्टिव एंड फ्रेंडली कोच एंड प्लेयर, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रायोरिटाइज एथलीट्स हैप्पीनेस ओवर परफॉर्मेंस। इसमें वो हाईली सपोर्टिव तो हैं, इसमें इनका जीतना मोटिव नहीं है, उनका मोटिव है कि ताकि लोगों की जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा मेंटेन रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई भिड़ाई ना हो। फ्यू डिमांड्स और कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पुअर एफर्ट, कुछ थोड़ा बहुत डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं क्योंकि एफर्ट लोगों के कम होते हैं। अब ये काम कब करता है, जब हम कोई रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स या फिर कोई हम इंजॉयमेंट के लिए कोई गेम खेलते हैं तो ये वहाँ पे हेल्पफुल होता है। अब इसका रिस्क क्या है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव ड्राइव, पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड अंडर परफॉर्मेंस। यहाँ पे मेजरली परफॉर्मेंस की बात नहीं करते, लोगों की खुशी की बात करते हैं। तो यहाँ पे लोग अकाउंटेबल नहीं है इतने ज़्यादा, उनको इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस ड्राइव भी नहीं कि नहीं नहीं हमें तो जीतना ही है, और वो अंडर परफॉर्म करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। देन आता है मिडिल ऑफ द रोड, दैट इज मॉडरेट टास्क एंड मॉडरेट पीपल।
द कॉम्प्रोमाइजर कोच, दिस इज द लास्ट वन, दिस वन। ठीक है, इसमें दोनों चीजें मॉडरेट बात की है हमने। सो इसका ट्रेट क्या है कि बैलेंसेस रिजल्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड ईदर। उसमें दोनों चीजों को बैलेंस करता है कि लोगों के बीच में बैलेंस भी रहे, पीपल के बीच में, और रिजल्ट भी हमारा अच्छा आ जाए। तो ट्राइज टू प्लीज एवरीवन लीडिंग टू मीडियोक्रिटी, इसमें वो सबको प्लीज करने का ट्राई करता है, एंड मीडियोक्रिटी मतलब एक मीडियम वाली जगह पे आने का ट्राई करता है कि वो अच्छा परफॉर्म भी करे, जीते भी, और लोग भी खुश रहें। अभी काम कब करता है? सिचुएशंस रिक्वायरिंग टेम्परेरी बैलेंस, रीबिल्डिंग टीम्स, ये कब काम करता है? जब आपको कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ बैलेंस क्रिएट करना है टीम में, आपको वापस से टीम बॉन्डिंग इंप्रूव करनी है, तब ये काम में आता है। अब इसमें रिस्क क्या है? नीदर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नॉट स्ट्रॉन्ग टीम कोहेसिव डेवलपमेंट, ना तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बन पाती है और ना ही बहुत ज्यादा लोगों के बीच में टीम बॉन्ड बन पाता है। तो ये इसका रिस्क हो गया। तो ये ग्राफ आपको पूरा एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि पीपल एंड रिजल्ट के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। देन आता है हमारा कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक मॉडल फॉलो करता है जहाँ पे ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आदान प्रदान की जाती है इंफॉर्मेशन का। तो फर्स्ट सबसे पहला आता है सेंडर्स, जो हमारा कोच होता है, वो एक इनिशिएट करेगा, वो मैसेज देगा, वो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, उसने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, मतलब उसने कोई मैसेज को इनिशिएट किया। देन आता है एनकोडिंग, कन्वर्टिंग थॉट्स इनटू वर्ड्स, जेस्चर एंड विजुअल्स। अब एनकोडिंग मतलब उस कोच ने अपने थॉट्स को कन्वर्ट किया, कैसे? उसने कुछ जेस्चर्स क्रिएट करे, उसने कुछ विजुअलाइज करवाया, या फिर उसने कुछ बोला, तो वो हो गया एनकोडिंग का पार्ट। तो फिर नेक्स्ट आता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? द कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड दैट इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। जो मैसेज होगा वो ऐसा कंटेंट होगा जो कि हमें कम्युनिकेट करना है, वो अब लिखा हुआ भी हो सकता है, बोला हुआ भी हो सकता है, या फिर ना बोला हुआ भी हो सकता है। देन आता है हमारा चैनल, कि हम किस मीडियम से अपनी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। हम या तो बोल के कन्वे कर रहे हैं, या तो हम डिमॉन्स्ट्रेट करके, या फिर हम वीडियो के थ्रू वो मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, वो हो गया हमारा चैनल। देन रिसीवर, अब हम ये सब कर क्यों रहे थे, किसके लिए कर रहे थे? तो वो रिसीव कौन कर रहा है इन्फॉर्मेशन को? एथलीट, उस मैसेज को वो इंटरप्रेट करेगा। देन डिकोडिंग, अब वो जो एथलीट है वो समझेगा कि वो मैसेज में क्या था, और वो अपने परसेप्शन देगा कि हाँ, मैं उस मैसेज से वो क्या परसीव कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को क्या समझ रहा है। देन आता है फीडबैक। अब एथलीट अपने वो चीजें परसीव समझने के बाद कुछ रिस्पॉन्स देगा। अब वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करेगा कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ। बट जब वो फीडबैक के बाद एक होता है बैरियर, दैट इज नॉइज। अब वो नॉइज हो सकता है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लैंग्वेज गैप्स हो सकता है, मतलब सपोज एक कोच और टीममेट्स के बीच में वो लोग कुछ कम्युनिकेशन कर रहे, कोच ने कुछ समझाया, देन एथलीट जो भी समझा उसके बाद वो रिवर्ट कर रहा है, बट ड्यू टू इतना ज्यादा क्राउड है कि वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसके कोच तक नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो हो गया नॉइज बैरियर। समटाइम्स कोच जो लैंग्वेज गैप होता है कि कोई दूसरे दूसरे स्टेट्स के प्लेयर्स हैं, तो उनके आपस में कम्युनिकेशन लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो कुछ भी और इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक पूरा कोचिंग का प्रोसेस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सेंडर्स, देन इनकोडिंग, देन ऐसे मैसेज, फिर ऐसे करके उसका थर्ड क्या है, चैनल, देन इसके बाद रिसीवर्स, देन डिकोडिंग, देन फीडबैक, देन नॉइस। ऐसे करके आप पूरे बॉक्स में उसकी चैनल बना सकते हैं। देन हमें कोचिंग रिलेटेड उसका एग्जाम्पल देना है। तो सेंडर कौन हो गया? कोच है जिसने एक नई ड्रिल समझाई। एनकोडिंग, वो यूज कर रहा है सिंपल वर्ड्स को और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। देन चैनल क्या है? उसने वर्बल इंस्ट्रक्शंस दिए और कुछ डेमो दिया विजुअल। देन रिसीवर कौन हुआ? एथलीट, जिसने सुना और समझा उस चीज को। डिकोडिंग क्या हो गई? एथलीट ने वो ड्रिल को इंटरप्रेट किया कि कैसे करना है। देन फीडबैक क्या हुआ? एथलीट ने वो ड्रिल को परफॉर्म किया सही से और क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो ये हमारे ये एग्जाम्पल हो गया। हमें ये लिख के जरूर आना है, बिकॉज हमने इसको अपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेट किया है अकॉर्डिंग टू आर फील्ड। देन आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? सो कम्युनिकेशन जो हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। अब वो वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, इट कैन बी रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन,
सो ये हमने 4 टाइप की कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करी है। सो वर्बल में क्या, जब पे आपने कुछ बोला या इंस्ट्रक्शन दिए या फिर कुछ फीडबैक दिए, जैसे आपने पेप टॉक करी, तो ये सारे कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो कोचेस के लिए टिप्स क्या है, वो साफ साफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी क्लियर, कंसाइज एंड पॉजिटिव। यूज सिंपल लैंग्वेज, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। अवॉइड जार्गन, मतलब होता है कि बहुत जो अपन स्लैंग यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, तो वो कभी कभी हर कोई नहीं समझ पाता है, तो हमें सिंपल लैंग्वेजेस यूज करनी चाहिए। एडजस्ट टोन बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, मोटिवेशनल वर्सेस करेक्टिव, कि अपनी टोन को ऐसे एडजस्ट करना कि वो मोटिवेशनल लगे, ना कि हम हर चीज में उनको टोक रहे हैं, करेक्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये कोचेस के लिए टिप्स है फॉर दी वर्बल कम्युनिकेशन। एंड वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को एंड इन्फॉर्मेशन को। ये क्या होता है कि 70% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट मेहरेबियन स्टडी, जो हमारी 70% ऑफ कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है, मतलब हम अपने जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। देन एथलीट रीड्स क्यूज लाइक पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट एंड एंथुजियाज्म। जो एथलीट होते हैं वो समझते हैं उनके पोस्चर से, उनके आई कॉन्टैक्ट से एंड उनका कितना एंथुजियाज्म लेवल है, उससे भी वो समझते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब कोचेस के लिए ये टिप है कि वो अपना कॉन्फिडेंट रहें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से मेंटेन करें। देन यूज जेस्चर्स टू रीइंफोर्स इंस्ट्रक्शंस, वो अपने जेस्चर्स को रीइंफोर्स करते रहे, जैसे अपने हैंड्स के सिग्नल्स को गेम में विदाउट इवन स्पीकिंग अप। देन आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे ईमेल, प्ले बुक्स एंड ट्रेनिंग शेड्यूल्स के बारे में होता है, जहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं ट्रेनिंग प्लान्स को। जैसे एग्जांपल्स, बेस्ट प्रैक्टिस है कीप इट स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू रेफर, इसको इजी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रखना है, एक फॉर्मेट में रखना है, ताकि कोई भी इसको इजीली रेफर कर सके एंड समझ पाए। यूज विजुअल्स, उसमें डायग्राम्स और वीडियोस रखें। और फॉर दी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है तो हम उसको डायग्राम्स और वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करें। दिस इज रिटन कम्युनिकेशन। देन आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किससे, वीडियो की हेल्प से या तो व्हाइट बोर्ड या ब्लू बोर्ड के हेल्प से। अब ये बेनिफिट क्या करता है, अब ये हेल्प करता है कि जो भी एथलीट है वो सही ढंग से टेक्निक्स को यूज कर पाए एंड रीइंफोर्सेस वर्बल इंस्ट्रक्शन, और जो उसके वर्बल इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी दोबारा से रीइंफोर्स कर पाए, तो मौखिक निर्देशों को मजबूत करना। तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। तो हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लिए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है कितने टाइप के नॉइज होते हैं स्पोर्ट्स कोचिंग में। सो नॉइज तो मैंने बता दिया, जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो हो गया नॉइज। सो फिजिकल नॉइज, दैट इज एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस। देन आता है साइकोलॉजिकल नॉइज, दैट इज मेंटल बैरियर। देन आता है सिमेंटिक नॉइज, दैट इज लैंग्वेज इशू बैरियर। देन आता है फिजियोलॉजिकल नॉइज, दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। देन ये 4 टाइप के आपके नॉइस हो गए। तो फिजिकल नॉइस क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत आवाज आ रही है ड्यूरिंग द मैच, ये हो गया फिजिकल नॉइस। देन पुअर वेदर कंडीशन, बारिश हो रही है या हवा चल रही है, इसके कारण भी आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। देन आता है इक्विपमेंट साउंड्स, जैसे विसल या फिर जिम में बहुत नॉइज हो रही है, तो ये सारे आपके फिजिकल नॉइज और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस का पार्ट है। अब इनका सोल्यूशन क्या है, आप इनको कैसे अवॉइड करेंगे, तो यूज हैंड सिग्नल्स और विजुअल एड्स। तो आप क्या करेंगे, आप हैंड से सिग्नल्स देंगे, कुछ कोड लैंग्वेज बनाएंगे, आप उनको कुछ वीडियोस दिखाएंगे या पोस्टर्स दिखाएंगे। देन मूव टू एक्वेंटर एरिया फॉर इंस्ट्रक्शन, हम अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे ड्यूरिंग द मैच या फिर जब मैच में जो हाफ टाइम होता है तब, कि जहाँ पे कोई आवाज ना आ रही हो, ताकि हम वहाँ पे क्वाइटर एरिया में जहाँ पे शांति है वहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस को हम दे पाए। देन आता है साइकोलॉजिकल नॉइज, जिसको कहते हैं मेंटल बैरियर, जैसे मनोवैज्ञानिक बाधाएं या फिर मानसिक अवरोध। इसका एग्जाम्पल है एथलीट स्ट्रेस और एंजाइटी, एथलीट को बहुत एंजाइटी या स्ट्रेस क्रिएट होने लग जाता है। जो कोच होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसकी जो उसकी टोन होती है वो बदल जाती है, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन में है। पर्सनल बायसनेस, जो कोच होता है वो फेवरिज्म करता है कुछ सर्टेन प्लेयर्स के लिए कि नहीं ये तो खेलेंगे, या फिर उनको कुछ डांटते नहीं है। तो ये सारे के सारे पार्ट हो गए साइकोलॉजिकल नॉइज, दैट इज मेंटल बैरियर के। अब इनका सोल्यूशन क्या है,
सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड इमोशनल कंट्रोल, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो शांत रहे, काम रहे और अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके। देन आता है बिल्ड ट्रस्ट टू रिड्यूस द एथलीट एंजाइटी, आपस में एक ट्रस्ट बिल्डअप करना और जो एथलीट की एंजाइटी क्रिएट हो रही है, चिंता क्रिएट हो रही है, उसको कम करना। ये हो गया साइकोलॉजिकल नॉइस। देन आता है सिमेंटिक नॉइस, जहाँ पे भाषाओं की बाधाएं की बात करते हैं हम। तो इसके एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स जार्गन और टेक्निकल टर्म्स, ऐसे डिफिकल्ट टर्म्स यूज करना, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स या कोड वर्ड्स यूज करना जो कि सामने वाले को ना समझ में आए, इसको हम कहते हैं जार्गन एंड टेक्निकल टर्म्स, कि इन सब चीजों के कारण भी आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। देन आता है मिस इंटरप्रेटेड जेस्चर, आपका जो जेस्चर है, बिकॉज अगर कोई एक नॉर्थ का प्लेयर है, एक साउथ का प्लेयर है, तो उनके यहाँ पे कुछ सर्टेन चीजों का मीनिंग अलग होगा एंड नॉर्थ के प्लेयर्स का अलग होगा, तो वो कुछ मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं आपके जेस्चर्स को भी। देन एम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस, कि प्ले बेटर, कि हमने साफ साफ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, हमने जस्ट एक छोटा सा ऑर्डर दे दिया, ये निर्देश दे दिया है और उसको फिर आप अच्छे से प्लेयर तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। सो ये भी हो गया सिमेंटिक नॉइस या फिर लैंग्वेज बैरियर। देन इसका सोल्यूशन ये है कि सिंपल लैंग्वेज यूज करना है एंड हमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना है ताकि उस स्किल का या फिर टेक्निक का, ताकि प्लेयर अच्छे से समझ पाए। देन आता है कंफर्म अंडरस्टैंडिंग थ्रू फीडबैक, हम उनकी अंडरस्टैंडिंग की वो सही से समझे है कि नहीं समझे, जब वो फीडबैक देंगे तब हम उनसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन फॉर द सिमेंटिक नॉइज एंड लैंग्वेज इश्यूज। देन आता है फिजियोलॉजिकल नॉइस। फिजियोलॉजिकल नॉइस को हम बायोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। ये कब होती है? फटीग इम्पेयरिंग फोकस, जब आप बहुत थक जाते हैं तो आप इतना फोकस से कोई काम नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं। देन हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम, अगर आपको सुनाई या दिखाई कम देता है तो भी आपका ये कम्युनिकेशन में एक बैरियर हो सकता है। देन आता है पेन और इंजरीज डिस्ट्रैक्टिंग एथलीट, जो पेन होता है या इंजरीज क्रिएट होती हैं तो एथलीट्स को डिस्ट्रैक्ट करती है, विच इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन बैरियर। फिर आता है इसके सोल्यूशन, स्केड्यूल की कम्युनिकेशन व्हेन एथलीट्स आर फ्रेश, उनके जब एथलीट्स नए नए होते हैं तो उनको अच्छे से कुछ स्केड्यूल करना कि क्या क्या चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी है ताकि वो जल्दी समझ पाए। देन इंश्योर हेल्थ एंड रिकवरी आर प्रायोरिटाइज, कि उनकी जो रिकवरी और हेल्थ है उसको सबसे टॉप पे रखे ताकि वो अच्छे से फिट रहे एंड ये सारी चीज़ें ना हो और इनकी रिकवरी पे ध्यान दिया जाए। सो यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन के बैरियर्स भी क्लियर होते हैं। सो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 का पार्ट बी कंप्लीट होता है।